गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो कॉमन पेपर का डिस्कशन है ये सेट नंबर 87 का, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, तो फटाफट आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो एक्चुअली में क्या कह रहा है कि वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था। ये डेट पूछ रहा है एक्चुअली में। 1498 ईस्वी में करेक्ट इसका आंसर है सी। ये पहला पुर्तगाली था, ठीक है। यानी वास्को डिगामा प्रथम पुर्तगाली था, प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया था, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये कि अगर हम विदेशों के आगमन की बात करें कि जो विदेशी भारत आए थे, विदेशी का आगमन, तो उसमें सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, पुर्तगाली ही आए थे। पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डैन आए और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे भारत। ये हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो पुर्तगाली जब आए थे 1498 में वास्को डिगामा आया, बाद में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पहला गवर्नर था या वायसराय, प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय था पुर्तगाली का, वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लॉन्च किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है हिंद महासागर पर कब्जा, हिंद महासागर पर कब्जा, उसके द्वारा व्यापार और व्यापार में सबसे आगे बने रहना। ये एक्चुअली में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का था। दूसरा एक महत्वपूर्ण अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था, आदिल शाह से जीत लिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो अल्बुकर्क एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, ठीक है। और तीसरी बात ये नून्हा डी कून्हा एक तीसरा वायसराय था जिसने गोवा को, पुर्तगाली की साम्राज्य की गोवा को राजधानी बनाई थी, राजधानी जो है स्वीकार किया, ठीक है। प्रथम जो व्यापारिक कोठी है पुर्तगाली की, प्रथम व्यापारिक कोठी जो है ये 1503 में कोचीन में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा, ठीक है। पुर्तगाली जब भारत आए तो यहाँ इन्होंने गोथिक कला का आविष्कार किया था, गोथिक कला का विकास किया, इन्होंने कला का विकास किया। भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंध, भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया, पुर्तगाली ने स्थापित किया था। यानी भारत का जापान के साथ जो संपर्क हुआ, स्थापित किया था, वो पुर्तगाली के कारण से ही हुआ था। पुर्तगाली जो है इन्होंने कार्टेज पद्धति को भी लागू किया था। कार्टेज पद्धति, जिसको लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं, लाइसेंस भी कहा जाता है, पद्धति लागू करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सी है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? जानते ही आप हैं कि पलासी की लड़ाई जो है ये 1757 में हुई थी, ठीक है, 1757 में। और ये जो लड़ाई है ये क्लाइव यानी अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। सिराजुद्दौला के मध्य लड़ी गई थी, ठीक है। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, ये भी हम जानते हैं। सिराजुद्दौला की हार होने के बाद सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा मोहम्मद
बेग की सहायता से, मोहम्मद बेग की सहायता से हत्या करवा दिया गया, हत्या करवाई गई, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, इतनी घटना हुई थी। और इसमें मीर जाफर कौन था? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये लड़ाई कहाँ होगी? आप लोग जानते हैं कि बंगाल में अगर हुई है तो बंगाल में जो नदी है वही है। बंगाल की नदी कौन सी? भागीरथी, जिसको क्या कहा जाता है? हुगली नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चालाकी किया गया है। हुगली लिखा जाता तो अधिकांश लोग बंगाल लगा देते, लेकिन हुगली नहीं लिख के यहाँ पर जो है भागीरथी लिख दिया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, भागीरथी। हुगली को ही हम भागीरथी नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास क्या आया? बी आया। बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक, ये प्लासी की लड़ाई थी 1757 की। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की लड़ाई में झांसी से प्रतिनिधित्व कर रही थी, ध्यान रखिएगा 1857 का जो विद्रोह था 1857 का जो विद्रोह था, इसमें झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और लक्ष्मीबाई लड़ते हुए जब वो ग्वालियर के निकट पहुंचती है, ग्वालियर, तो ग्वालियर में जो है उनकी जो है वो उसका देहांत होता है। और वो कौन सा जगह? तो कालपी नाम का जगह था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या निकला? सी निकला, कालपी। ठीक है, उस समय जो ब्रिटिश सैनिक प्रमुख था, ब्रिटिश सैन्य प्रमुख जो झांसी और ग्वालियर को देख रहा था वो ह्यूरोज था, ह्यूरोज। तो ह्यूरोज के नेतृत्व में जो सेना थी उससे लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहां पर थर्ड का निकला, सी, कालपी। ठीक है, इसमें से कुछ और पॉइंट को याद रखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह का प्रथम शहीद जो है, शहीद वो माना जाता है मंगल पांडे को। ठीक है, ये बैरकपुर जो छावनी है उसके 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 34वीं रेजिमेंट जो है उसके सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। ठीक है, और इन्होंने ही शुरुआत की थी इसकी 1857 के विद्रोह की। तो प्रथम शहीद इन्हीं को माना जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अधिकांश नेता जो 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे उनमें से अधिकांश का या तो देहांत हो गया, शहीद हो गए। बेगम हजरत महल कहाँ का नेतृत्व कर रही थी? ये लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी। तथा बेगम हजरत महल जो लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी, तथा नाना साहब जो कानपुर का कर रहे थे, नाना साहब कानपुर, नाना साहब यानी कानपुर, इन दोनों ने 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या नेपाल में शरण ली थी। भारत को छोड़ के कहां चले गए थे? नेपाल चले गए थे। ये भी आप याद रखेंगे, नेपाल में जाके इन्होंने शरण लिया था। तो इस तरह से एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि सैन्य पुनर्गठन करना है ब्रिटिश सरकार को 1857 के आंदोलन के बाद। उसके लिए पील आयोग बनाया गया था। पील आयोग सैन्य पुनर्गठन से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के बाद इसको बनाया गया था। कब बनाया गया? 1857 के विद्रोह के पश्चात इसको बनाया गया था। विद्रोह के पश्चात इसको बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ये 1857 का एक्चुअली में यही है। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी आ रहा है। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या आ गया? सी आ गया। सी जो है वो थर्ड का करेक्ट आंसर है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद, ठीक है, क्योंकि दोनों ने धर्म को लेकर काफी ज्यादा बातें की थी, सुधार की बात भी की थी दोनों का। तो स्वामी विवेकानंद भी आंसर हो सकता है और राजा राम मोहन राय भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आधुनिक भारत की बात अगर की जाएगी तो आधुनिक भारत को शेप देने में, आकार देने में राजा राम मोहन राय आगे थे, और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण, पुनः हिंदू धर्म को स्थापित करना, लोगों को जगाना, इसमें स्वामी विवेकानंद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो मुझे लगता था राजा राम मोहन राय धर्म को भी आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो जब दो ऑप्शन लगातार आपके पास आ रहा हो जो बिल्कुल एक दूसरे से बारीकी से हटा हुआ हो, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है कि हम दोनों में से उपयुक्त में एक से अधिक लगाएं। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है। दोनों की भूमिका बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर कर सकते हैं, दोनों महत्वपूर्ण थे। तो उसमें से कंफ्यूज ना होते हुए हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे लगाना है क्या? डी। ये भी थे, ये भी थे। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा, यही सभा 1828 में किसमें बदल जाती है? ब्रह्मा समाज में बदल जाती है, ब्रह्मा समाज में बदल जाती है, ठीक है। इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर, डेविड हेयर के साथ मिलकर, किन्होंने? मिलकर मोहन राय ने, सीधे मैं मोहन राय लिखता हूं, मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की थी। सारा खेल कलकत्ता का था, ये कलकत्ता में स्थापना की थी। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात ये हो गया कि 1925 में लगभग इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अच्छा, सती प्रथा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। सती प्रथा को समाप्त करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाप्त करवाने में इनकी जो है भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। तो ये सारे राजा राम मोहन राय की कहानी थी, ठीक है। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। किसको? राजा राम मोहन राय को। तो इस प्रकार से हम इनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की जहां तक बात करें तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जो है ये शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो है उसमें अपनी बात कहने के लिए गए थे। उन्होंने भाग लिया था और पूरी दुनिया को अपने तर्क से अचंभित कर दिया था। 1897 में रामकृष्ण परमहंस की इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के याद में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में इन्होंने की। स्थापना की कहाँ? कलकत्ता में की थी, ठीक है, कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय में एक बात और याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करो, 1000 ईश्वर के बारे में मत सोचो। एकेश्वरवाद का विचार कहाँ आया था? तो ये आया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने इस तरह से भाग लिया, और स्वामी विवेकानंद का कहना यह था कि आध्यात्म जो भारत का विचार है उसको अगर पश्चिम का विचार जो भौतिकवाद है, दोनों को जोड़ दिया जाए, भौतिकवाद को जोड़ दिया जाए, अधिक उत्पादन करके अधिक अपने सुख के लिए काम करना, तो ये दोनों मानव कल्याण की दिशा को तय कर सकते हैं। मानव कल्याण का सबसे बेहतर रास्ता यही हो सकता है कि हम आध्यात्म में भी चलें और हम भौतिक में भी रहें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थ्योरी थी। 4 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ गया डी जो है 4 का हमारे पास करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले। अगर तो 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे उनके
नेतृत्व में किया गया था, नेतृत्व में किया गया था। इस असहयोग आंदोलन में हिंदी जो है, हिंदी को देश की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, देश की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा, स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। स्वराज्य का लक्ष्य, अपना शासन, है ना, लक्ष्य अपनाया गया था इसमें असहयोग आंदोलन में। और इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार के कार्य की बात हुई थी। नकारात्मक तथा सकारात्मक दो प्रकार के कार्य जो है, नकारात्मक और सकारात्मक कार्य करने का निर्णय लिया गया था। इसको मैं एक लाइन में समझा दूं। नकारात्मक का मतलब जैसे जो स्कूल है, स्कूल नहीं जाना है, अदालत नहीं जाना है, सरकारी नौकरी छोड़ देनी है। सकारात्मक का मतलब भारत के भाषा के लिए या भारतीयों के लिए भारतीय नेताओं के द्वारा कुछ स्कूल की स्थापना की जाएगी, लोगों को स्वरोजगार देने के लिए उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों का इसमें समावेश किया गया था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी कांड के कारण, चौड़ा चौड़ी कांड जो कि गोरखपुर में हुआ था, एक हिंसक कांड था, कांड के कारण यह आंदोलन क्या हो गया, आंदोलन स्थगित हो गया। आंदोलन जो है स्थगित हो गया, और जब स्थगित हो गया तो उसी के विरोध में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, या स्वराज दल के रूप में इसका गठन किया गया। ठीक है। बाद में चल के स्वराज पार्टी से विट्ठल भाई पटेल जो हैं, पटेल ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा जो थी के अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष चुने गए जो कि स्वराज दल की सबसे बड़ी सफलता मानी गई कि तुरंत में इसका गठन हुआ, और उसी पार्टी के एक नेता विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुन लिए गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये जो है स्वराज पार्टी का सबसे बड़ा सफलता माना गया था। ठीक है। तो करेक्ट आंसर 5 का क्या निकला, ए निकला। ए जो है 5 का करेक्ट आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे। एनी बेसेंट थी, या आंसर को याद रखिए ए, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां ध्यान रखेंगे इस बात को कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है। और इस विभाजन में क्या हो गया कि गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए, गरम दल नरम दल अलग हो गए। मुख्य रूप से जो कांग्रेस थी उसमें नरम दल रह गए, गरम दल को वहां से बाहर कर दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद 1916 की घटना आती है, जब लखनऊ में हुआ था 1916 का आंदोलन, जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, दो प्रकार की घटनाएं हुई थी लखनऊ समझौता में। अंबिका चरण इसके नेतृत्व में एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो घटना हुई समझौता में। पहला तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में समझौता हुआ, मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। एक तो पॉइंट ये है, वो अलग चीज है। ठीक है, एक। और दूसरा क्या हुआ कि जो गरम दल के लोग थे उनको फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया, और गरम दल और नरम दल एक हो गई। इस काम को करवाने में एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो करेक्ट आंसर 6 का यहां पर ए आया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो आपस में एकजुट हुई, इस एकजुट होने के बाद जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य क्या था, यह भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए। उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक
सीमा में, सीमा में दबाव डालकर कार्य करवाया जाए, कार्य करवाना, ये एक्चुअली में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिला जुला जो है उद्देश्य था, जिसको लेकर दोनों एक हो गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 6 का हमारे पास क्या निकला? ए निकला। 6 का करेक्ट आंसर जो है ए निकला। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला। जालियांवाला बाग जो नरसंहार है ये एक्चुअली में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उस दिन बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, यानी बैसाखी का पर्व ही था। बैसाखी का पर्व था कहाँ? पंजाब में, पंजाब के अमृतसर, पंजाब में कहाँ? अमृतसर में, और वहीं पर ये बाग भी था जालियांवाला। और इस बाग में जो है हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, ये हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के निर्देश पे, जनरल डायर जो है उसके निर्देश पे ये किया गया था, निर्देश पर ये कांड हुआ था। ठीक, इसके विरोध में क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी, सर की उपाधि वापस कर दी थी, उपाधि वापस कर दी थी। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेज के द्वारा एक हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, अंग्रेज के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग, ठीक है, इसकी नियुक्ति की गई थी। कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी एक समिति बनाई थी, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी, एक जांच समिति गठित की थी, ठीक है। और उस समय जो है पंजाब का गवर्नर, पंजाब प्रांत का गवर्नर जनरल ओ डायर था, ठीक है, जनरल ओ डायर था। ठीक, ये ध्यान दीजिए, ये दो लोग थे। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो मारने वाले में उधम सिंह थे, और कब? 1940 में उन्होंने हत्या कर दी थी। 1940 में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी गई। कहां? वो लंदन में। किसने? सरदार उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह। ठीक है, यहां एक बात और ध्यान रखिया है कि मदन लाल ढींगड़ा, ये भी याद रखिएगा, ढींगड़ा ने भी करजन वायली की हत्या, करजन वायली की हत्या लंदन में 1909 में की थी, 1909 में की थी। ये एक्चुअली में पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो उधम सिंह ने 1940 में और मदन लाल ढींगरा ने 1909 में इसकी हत्या की थी। किसकी? करजन वायली की, करजन वायली की। ठीक है, ये राजनीतिक सलाहकार हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इसकी हत्या हुई थी। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है आ गया बी जो है करेक्ट आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 8 पे आते हैं, ठीक है। ओके, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा महात्मा गांधी की है। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी की है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, गीता रहस्य, याद रखिएगा, गीता रहस्य नाम की पुस्तक जो है ये बाल गंगाधर तिलक की लिखी हुई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पत्रिका का भी प्रकाशन करवाया गया था। पत्रिका का प्रकाशन एक था केसरी और दूसरा था मराठा। जो मराठा पत्रिका है वो एक्चुअली में अंग्रेजी भाषा में थी, और जो केसरी है वो मराठा भाषा में थी, मराठा
भाषा में थी। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो ये बाल गंगाधर तिलक का पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो है इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी। अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, नाखुश भारत जो पुस्तक है ये लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकला। बी जो है 8 का करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नहीं है। ठीक, ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, ये एक्चुअली में चुनना है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम लोग देखें तो कह क्या रहा है, मध्य भारत यानी लगभग मध्य प्रदेश की बात की हो रही चर्चा यहां, स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर हम इसको देख रहे हैं, कौन सा है। देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। फिर दिया हुआ है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। बार बार बिना मैप देखे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है? क्या है भाई आलोक जी, क्या क्वेश्चन है आपका कि जनरल ओ डायर लंदन क्यों गया था? अरे भाई, लंदन का ही था तो जाएगा कहाँ, बर्मा तो जाएगा नहीं। वो लंदन गया था, जब यहां से उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो लंदन चला गया था, और क्या। जनरल ओ डायर लंदन क्यों गया था, ये बहुत ज्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए। वो इसीलिए गया था क्योंकि उसका घड़ी था वो। ये मुझे इसके बारे में पता भी नहीं कि किस लिए गया था। लंदन का वो यहाँ से रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद गया होगा। ठीक है, और तो कोई बात इसमें नहीं रही। पश्चिम से पूर्व, देखिए, पश्चिम से पूर्व की जब बात होगी तो मैंने कहा बार बार मैप देखने से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यहां देखिए, सबसे पहले पश्चिम की तरफ अगर चलते हैं तो हमारे सतपुड़ा मिलता है, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज जो है ये सबसे पश्चिम की ओर है, और ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन जो है उसका उदाहरण है। ब्लैक माउंटेन, सॉरी, ब्लॉक माउंटेन का वो एक उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का कौन, सतपुड़ा रेंज। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद सतपुड़ा रेंज का ही विस्तार आगे चल के पूरब की ओर होता चला गया है। महादेव की पहाड़ी उसके बाद, मैकाल उसके बाद, और छोटा नागपुर उसके बाद। ये बिल्कुल करेक्ट सीरीज लगाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आया बी। सतपुड़ा जो ब्लॉक माउंटेन है, इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी जो है वो आपके पास धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़। ठीक, धूपगढ़ है। अच्छा, उसके बाद अगर मैकाल की बात करें, मैकाले रेंज जो है, मैकाले पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये अमरकंटक है। क्या है ये, अमरकंटक। और अमरकंटक से इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक नदी पश्चिम की ओर निकलती है, नर्मदा, नर्मदा। एक नदी पूरब हम कह सकते हैं निकलती है, महानदी। और एक नदी दक्षिण की तरफ निकल के फिर पूरब की ओर बहने लग जाती है, ये एक्चुअली में है सोन नदी। ये कहाँ है, सोन नदी। सोन को दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी यह है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो अंत में गंगा की सहायक बन जाती है, पटना में मिलकर। महत्वपूर्ण नदी है, पटना के निकट ये गंगा में मिलकर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, पश्चिम की तरफ नर्मदा, पूरब की तरफ महानदी, और दक्षिण से निकल के फिर पूरब की ओर बहने वाली कौन सी, सोन नदी। अमरकंटक किसका हिस्सा, मैकाले का हिस्सा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़। और रेंज अगर हम देखें मध्य भारत में तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? तो सिपिकिला हिमाचल प्रदेश, देखिए ये है। अब यहां समझिए, हिमाचल प्रदेश में सिपिकिला है ना, इसमें और एक लिखिए, रोहतांग, रोहतांग और बाड़ालाचा, बाड़ालाचा, और उसके साथ सिपिकिला, सब हिमाचल प्रदेश में हो गया। एक तो ये।
नाथुला में सिक्किम है और इसके साथ जेलेपला भी है यहाँ, जेलेपला, जेलेपला और नाथुला ये सिक्किम में हो गए। दूसरा लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड में है, न कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो कौन सुमेलित नहीं, बी ही आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, बनिहाल तथा पीर पंजाल, पीर पंजाल ये कहां, जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में है बनिहाल और पीर पंजाल। ठीक है। इसके बाद सॉरी, जोजिला, जोजिला तथा काराकोरम, काराकोरम ये जो दोनों दर्रा है ये एक्चुअली में कहां है, लद्दाख में है, ये लद्दाख में दर्रा है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल के आया, बी, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, न कि ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 10 का क्या निकला, बी निकला। करेक्ट आंसर 10 का निकला बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये एक्चुअली में पूछा जा रहा है। कावेरी नदी, पहली बात तो ये कि कर्नाटक, कर्नाटक, तो कर्नाटक जैसे मैंने लिखा तो हो ही जाएगा। कर्नाटक राज्य के ब्रह्मागिरी पहाड़ी, ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से ये निकलती है। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई इसकी है, 800 किलोमीटर ये लंबाई में फ्लो करती है। ठीक है, फ्लो करती है। ये कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु जो है उसमें ये फ्लो करती है। ठीक है। ये जो है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कहलाती है, सबसे पवित्र नदी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, मॉनसून तथा उत्तरी पूर्वी मॉनसून, मॉनसून दोनों से ही यह नदी वर्षा प्राप्त करती है, वर्षा प्राप्त करती है। संकेत समझ रहे होंगे। ऐसा करने के मतलब यह हुआ कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून यानी गर्मी में वर्षा, और उत्तर पूर्वी मॉनसून से आप पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में ठंड के मौसम में वर्षा होती है। तो गर्मी में वर्षा हो गई, ठंड में वर्षा हो गई। इसका मतलब यह हो गया कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जहां सालों भर पानी रहता है, जहां साल भर, वर्ष भर पानी जिस नदी में उपस्थित रहे उसी को एक्चुअली में कहते हैं क्या, उसको कहते हैं कावेरी। ठीक है। और दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं वो बरसात में पानी रखती है, गर्मी में सूख जाती है, लेकिन इसमें गर्मी बरसात 12.5 महीने इसमें पानी रहता है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? दोनों से पानी प्राप्त करती है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि दक्षिण भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो दोनों प्रकार के मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, पानी प्राप्त करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ गया आपका बी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 राज्यों में बहती है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। करेक्ट आंसर 11 का क्या हो गया? बी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 पर लेटेराइट मिट्टी मिलती है। देखिए, अगर आपके पास चट्टान है, चट्टान जो है वहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अगर हो रही हो तो क्या होता है वहां होता है कि चूना तथा, चूना जो होते हैं मुख्य रूप से सिलिका यानी रेत, सिलिका का निक्षालन होता है। डिपोजिट, निक्षालन मतलब वहां से वो हट जाते हैं उसमें से, और हटने के बाद फिर जो मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, इस मिट्टी को एक्चुअली में कहते हैं लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अब इस प्रकार की मिट्टी में क्या होगा? इसमें एल्यूमिनियम तथा आयरन के ऑक्साइड की प्रधानता होगी,
ऑक्साइड की प्रधानता होगी, प्रधानता, और आयरन ऑक्साइड के कारण से रंग जो है मिट्टी का क्या होगा, लाल होगा, लाल होगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड से। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना आदि जो है इसकी भारी कमी होगी, आदि की कमी पाई जाएगी, आदि की जो क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, इस प्रकार। अच्छा, इस प्रकार की मिट्टी जो अगर देखें हम, तो ये मुख्य रूप से आपके पास इसमें काजू, रागी आदि की खेती की जाती है। बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी ये नहीं मानी जाती है। ठीक, इतने पॉइंट तो मैंने लेटराइट मिट्टी के बारे में आपको बता दिया। अब ये कहाँ मिलती है ये पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगी, महाराष्ट्र में ये पाई जाएगी। ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपके पास पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का क्षेत्र जो है, पूर्वी घाट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो भारत का है, ठीक, मेघालय का इलाका, यहां पर जो है ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर 12 का क्या निकला, सी निकला। सी जो है करेक्ट आंसर जो है 12 का निकला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध जो है बड़ाकर नदी पर है, ध्यान रखिएगा, बड़ाकर नदी पर तिलैया बांध है, और ये आपके पास कहाँ जाएगा, झारखंड में आ जाएगा। ठीक है, झारखंड। दामोदर नदी की बात अगर करें, दामोदर नदी, तो ये बंगाल का शोक कहलाती है, जैसे कोसी बिहार का शोक है, बंगाल का शोक कहते हैं। और इस पर जो है डीवीसी बनाया गया है, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर बांध, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, उसकी स्थापना यहाँ पे डीवीसी की गई है। कहाँ, दामोदर नदी पर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी, ये भी रखना है याद, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी, बहुउद्देशीय योजना थी ये। कौन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, हीराकुद बांध कहाँ है, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर, कहाँ, ओडिशा में बना हुआ है, ठीक है, ओडिशा। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये कहाँ है, सतलज नदी, पंजाब में बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट को याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 14 की तरफ। कपास के रेशे प्राप्त कहाँ से होते हैं। कपास के रेशे उसके बीज से प्राप्त होते हैं, कपास की बात अगर मैं करूं तो कपास के लिए पहली बात ये कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा, 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, 50 टू 100 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा चाहिए, दूसरी बात ये। तीसरी बात ये, काली या भूरी दोमट मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी कपास की उपयुक्त खेती के लिए। काली तो होती है, भूरी दोमट मिट्टी वहां में भी हो सकती है कपास। और चौथा पॉइंट ये है, 200 दिनों का, कम से कम 200 दिनों का पाला रहित मौसम चाहिए, यानी साफ आकाश, बिल्कुल धूप, पाला रहित मौसम, तभी जाके जो है कपास की खेती हो पाएगी। ठीक है, पांचवी बात ये, विश्व में कपास उत्पादन में भारत जो है ये सेकंड पोजीशन पर है, ये अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और छठी बात ये कि गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्यों को अगर देखा जाए तो भारत के कुल कपास उत्पादन का 60% उत्पादन यही 4 राज्य करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहां से निकल के क्या आ गया, सी, बीज से। कपास के बारे में इतने पॉइंट्स को याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके पास निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखते हैं। हाँ, पहले नंबर पे चीन है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पल्सर, ब्लैक होल, ब्रिटल स्टार। पल्सर भी पाया जाता है, पल्सर को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, ये भी नाम याद रखेंगे आप, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ब्लैक होल तो है ही ये,
क्या होता है? जहां जहां गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक हो, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक हो, उस क्षेत्र को आप ब्लैक होल के नाम से जानेंगे। अधिक हो, इतनी अधिक हो कि प्रकाश भी उसमें अगर गिर जाए तो बाहर नहीं निकल पाएगी। ब्रिटल स्टार जो है ये एक समुद्री जीव होता है, और अगर ये समुद्री जीव है तो आसमान में कैसे पाया जा सकता है? यानी करेक्ट आंसर सी हुआ। ठीक है, ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अगर हम अपने अपने सौर मंडल की बात करें, सौर मंडल की, तो यानी सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो इस सोलर सिस्टम में कुल मिला के आपके पास प्लेनेट आएगा। प्लेनेट यानी ग्रह, सैटेलाइट, उपग्रह, प्लेनेट, सैटेलाइट, ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, क्षुद्र ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स, धूमकेतु, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसके साथ साथ एक आपके पास आता है यहाँ सन भी, यानी सूरज भी इसी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो सन, प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु हो गए, कॉमेट्स, मेट्योर्स भी एक होते हैं, मेट्योर्स, ये सभी हमारे सोलर सिस्टम के हिस्से होते हैं। इसको छोड़ के कुछ और आएगा एग्जाम में तो सोलर सिस्टम में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर 15 का क्या निकला? 15 का करेक्ट आंसर निकला हमारे पास क्या? सी निकला 15 का करेक्ट आंसर। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था, ये आर्यभट्ट के द्वारा इस बात को कहा गया था। ध्यान रखिए, वर्तमान समय में जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, वर्तमान समय में इस सोलर सिस्टम से संबंधित जो ग्रह का नियम दिया गया था, इसको हम कहते हैं केपलर का नियम। केपलर का नियम, वर्तमान समय में सोलर सिस्टम से संबंधित केपलर का नियम जो है ये सौर मंडल में ग्रहों की गति से संबंधित है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम होता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम, केपलर का नियम। कितने नियम है? जैसे न्यूटन का 3 है, वैसे ही केपलर के कितने हैं? 3 नियम है। ठीक है, अच्छा एक बात और, न्यूटन का जो नियम है ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूटन का नियम जो है ये केवल और केवल वस्तु की गति से संबंधित होता है। वस्तु की गति, जो पृथ्वी पर वस्तु है उसकी गति से संबंधित। केपलर का नियम जो होता है वो एक्चुअली में सौर मंडल में ग्रहों की गति से संबंधित होता है। ग्रहों की गति से संबंधित होता है। ठीक, ओके, तो इस तरह से 16 का करेक्ट आंसर आपके पास ये निकला। ये जो है करेक्ट आंसर है। 17 पे आइए। 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ये कहा जा रहा है? थर्मोरजिस्टर। थर्मोरजिस्टर जो होता है ये एक्चुअली में टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर कितना घटा बढ़ा इसके लिए होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संधारित्र कैपेसिटर है एक्चुअली में। ये कैपेसिटर जो होता है ये होता है चार्ज को स्टोर करने वाला। चार्ज को स्टोर करने वाला, ठीक है, यानी आवेश को जो लंबे समय तक स्टोर करके रख सके उसको कैपेसिटर कहते हैं। यहां थर्मामीटर लिखा हुआ है, ये गलत है, ये मैच सही नहीं है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये जो एक्चुअली में होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये किसी भी परिपथ में यानी सर्किट में जो विद्युत धारा होती है ना, करंट, विद्युत धारा के फ्लो करने यानी बहने तथा स्विच करने से संबंधित होता है। बंद करने, स्विच करने से, उसको नियंत्रित करने से संबंधित ये होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जबकि यहां दिष्टकारी लिखा हुआ है। दिष्टकारी एक्चुअली में जो रेक्टिफायर है इसका काम होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और यहां पे एक याद रखिएगा, इन्वर्टर भी होता है। इन्वर्टर जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में इन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, सामान्य कोई आंख अगर है जिसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं है,
तो उसकी जो है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ये वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है, और अधिकतम जो दूरी है वो इनफाइनाइट होती है। अधिकतम दूरी जो है वो होती है अनंत, अनंत यानी हम बहुत अनंत तक देख सकते हैं, जहां तक कोई हमारी सीमा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए स्पष्ट न्यूनतम 25 से कम नहीं देखेंगे, 25 के बाद से कम पे धुंधला दिखने लगेगा। आंख की बात अगर करें तो 2-3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जो कॉर्निया आंख का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कॉर्निया, ठीक है, ये रक्तहीन भाग होता है, यानी इसमें ब्लड नहीं होता, और आंख का दान देने वाला भाग होता है। ये आंख को दान करने का मतलब आंख का दान देने वाला भाग, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, कॉर्निया ही होता है, ये कॉर्निया ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लेंस हमारी आंखों में लगा होता है ये एक्चुअली में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस किस चीज का बना होता है, ये टिश्यू मतलब उत्तक से बना होता है। ठीक है, जो कृत्रिम लेंस आजकल बनते हैं, जो मार्केट में बिकते हैं कृत्रिम लेंस, इसमें कोई उत्तक नहीं होता, टिश्यू नहीं होता, ये बना होने होते हैं विशेष प्रकार के प्लास्टिक के, जैसे एक्रिलिक प्लास्टिक के बनते हैं ये लेंस, एक्रिलिक प्लास्टिक के बनते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बनते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन चीजों के जो है ये लेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, और आंख का जो प्रतिबिंब बनता है, आंख पर जो प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है ना, इमेज, वो आंख के सबसे पीछे वाले हिस्से में बनता है, आंख के सबसे पीछे बनता है, सबसे पीछे, और इसको क्या कहा जाता है, रेटिना। रेटिना कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक रियल एवं इन्वर्टेड जो है इमेज बनता है। इतनी पॉइंट आंख के बारे में आप याद रखेंगे। करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास निकल के आया क्या, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आंख कोई व्यक्ति अगर दान कर रहा हो तो वो क्या करेगा, कॉर्निया दान करेगा, पूरा का पूरा आंख कोई किसी को नहीं दे देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण। देखिए उष्मा का स्थानांतरण जिसको हम इंग्लिश में हीट ट्रांसफर कहते हैं, तो हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं। पहली बात तो ऐसे लिख दें, माध्यम के साथ, माध्यम और बिना माध्यम के, 2 हो गए। ठीक है, बिना माध्यम वाले में एक ही मेथड होता है, उसको कहते हैं विकिरण। जैसे सूर्य की किरण का पृथ्वी तक पहुंचता, सूर्य की किरण जिसमें उष्मा होती है, किरण का पृथ्वी तक पहुंचना, वो पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी उष्मा सूरज से पृथ्वी तक आती है, लेकिन उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। माध्यम मिल भी गया तो भी सही है, नहीं मिला तो भी सही है, तो ये व्यवस्था विकिरण कहलाती है। सूर्य की किरण से कोई चीज गर्म अगर हो रही है तो विकिरण माध्यम से हो गया, सूर्य की किरण से जो उष्मा पृथ्वी तक पहुंच रही है विकिरण हो गई। ये बिना माध्यम के हुआ। माध्यम के साथ 2 होता है, 2, एक को कहते हैं चालन यानी कंडक्शन, क्या कहते हैं, कंडक्शन, और दूसरा होता है संवहन यानी कन्वेक्शन। 2 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि कंडक्शन के माध्यम से केवल ठोस में उष्मा जाएगी और संवहन में द्रव तथा गैस में उष्मा जाएगी, यानी द्रव तथा गैस को गर्म करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल होगा संवहन, ठोस के लिए कंडक्शन। ठोस वाले में क्या होगा, माध्यम का कण ही चलता है, माध्यम का जो कण है, जैसे लोहे के रॉड को गर्म कर रहे हैं तो लोहे का रॉड ही चलना शुरू करेगा लोहे के अंदर और वो पूरे लोहे को गर्म करेगा। सॉरी, माध्यम का कण इसमें नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये हुआ नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन द्रव तथा गैस में क्या होता है कि माध्यम के कण ही चलते हैं, माध्यम के कण ही चलते हुए जो है वो पूरे द्रव या गैस को गर्म करते हैं। ठीक है, तो संवहन और कंडक्शन में यही मात्र अंतर होता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया, गैस और द्रव में जो होगा संवहन वो एक्चुअली में संवहन माध्यम से होगा, सी से होगा। ठीक है, अगर आप ठंड के दिनों में हीटर से कमरा गर्म करते हैं, ठीक है, तो यह मेथड याद रखिएगा रेडिएशन से होता है। किससे होता है, रेडिएशन, क्योंकि उस मशीन को रेडिएटर कहते हैं, रेडिएशन से होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, रेडिएशन से होता है। करेक्ट आंसर यहां पर निकल के हमारे पास आया सी, 19 का आया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? क्रियाशीलता अगर एक्टिविटी को देखें हम तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, ऐसे करके होता है। सबसे अंत में मैं सिल्वर और गोल्ड को लिख रहा हूं, ठीक है। ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव यही होते हैं अभिक्रियाशील। और सबसे अधिक पोटेशियम हो गया, सबसे अधिक जो क्रियाशील हो गया ये पोटेशियम हो गया। करेक्ट आंसर क्या निकला? ए निकला, ठीक है। ये सभी क्रियाशील जो धातु हैं, धातु, ठीक है, ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ, तो सॉल्ट प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर यहां से निकल जाएगा कि ये जो मेटल्स होते हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, खास करके ये रिएक्टिव मेटल्स, तो ये आपके पास सॉल्ट देंगे और सॉल्ट के साथ ये क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सी चीज निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 का क्या आ गया? ए आ गया। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, यानी किसी और चीज में अगर हम किसी को डालेंगे तो नहीं घुलेगा, पानी अधिक घोलेगा। इसके पीछे कारण क्या होता है? H प्लस और OH माइनस आयन जो इसमें होते हैं, ये प्लस और माइनस आयन के कारण से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, अन्य मेटल्स का, और वो इसमें घुल जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम इट्स नेचर इज डाइपोल। डाइपोल के नेचर के कारण से ये होता है। करेक्ट आंसर इसकी क्या हो गई? ए हो गई। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जल के बारे में कुछ और पॉइंट को जान लीजिए। क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब जल को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर, ठीक है, 0 से 4 तक इसका घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन घटता है, यानी पानी जो है वो फैलने के बदले सिकुड़ती है 0 से 4 तक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मतलब 2 घटना होगी। जल का घनत्व अधिक होगा, जल का घनत्व क्या रहेगा? अधिक होगा 4 डिग्री पर, और उसका जो आयतन है वो क्या होगा? न्यूनतम होगा, आयतन न्यूनतम होगा। ये एक्चुअली में पॉइंट होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिक होगा और आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। 21 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला? ए निकला। 22 पे आइए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, जो वार्म ब्लडेड कहलाते हैं ना, वार्म ब्लडेड, इनका टेम्परेचर हमेशा एक समान रहता है, ठीक। तो हमेशा जो अपने टेम्परेचर को एक जैसा बनाए रखते हो, सी हो आंसर, उसको हम कहते हैं एक्चुअली में वार्म ब्लडेड। जैसे ममल्स इसी में आते हैं, ममल्स, ठीक है, स्तनपायी जीव जिसको कहते हैं, मनुष्य भी इसी में शामिल है, ठीक है। वातावरण का टेम्परेचर कितना भी घट जाए, हमारा टेम्परेचर लगभग वही मेंटेन करके हम लोग रखते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होते हैं, इनमें क्या होता है कि वायुमंडल में, वायुमंडल के तापमान घटने के साथ इनका भी जो तापमान है, तापमान जो है वो क्या होता है? घटता चला जाता है, घटता है। जैसे इसमें क्या आ गया? छिपकली आ जाएगी, छिपकली, इसमें क्या? मेढक। इसीलिए ठंड के मौसम में जीव दिखते नहीं हैं, जमीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, और जमीन के नीचे जाके ही अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करते हैं, ठीक। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की बात की जाएगी, ह्यूमन ब्लड, तो इस ब्लड में जो आपके पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का मतलब जो द्रव वाला भाग होता है, सॉलिड वाला नहीं, उस मैट्रिक्स में कई चीजें होती है। जैसे एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन, ये सारे प्रोटीन हैं। हैब्रिनोजीन होता है, हाइब्रिनोजीन, और प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये सभी प्रोटीन है, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है? रक्त को गाढ़ा करता है, गाढ़ा। ग्लोबुलिन जो है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और ये फैब्रिनोजीन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये हुआ कि जो आपका ब्लड है उसको जमने में सहायता करने वाला कौन है? फैब्रिनोजीन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये सारे क्या हैं?
ये सभी प्रोटीन है, ये सभी जो है एक्चुअली में ब्लड में पाए जाने वाले क्या होते हैं, मैट्रिक्स के प्रोटीन होते हैं, ये सभी प्रोटीन के हिस्से हैं। ठीक, करेक्ट आंसर यहां पर आपके पास सी निकला, 22 का करेक्ट जो आंसर है वो निकला सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन एक्चुअली में अफीम से प्राप्त होता है, अफीम से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक एल्कोलाइड है, एल्कोलाइड है, लाइड है, ठीक है, एल्कोलाइड है ये, ठीक। और ये एक्चुअली में फल से हमें मिलता है, फल से हमें प्राप्त होता है, ठीक। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो 23 का है वो आपके पास निकल के क्या आ गया, सी आ गया। और एक बात और ध्यान रखना है, पेन किलर के रूप में इस्तेमाल होता है, पेन किलर, किलर यानी दर्द निवारक दवाई, दर्द निवारक निवारक दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दर्द निवारक दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। 24 पे, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो आयोडीन, आयोडीन, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या निकला, यहां से आयोडीन निकला। आयोडीन जो है एक्चुअली में प्राप्त होता है कहां से, समुद्र से ही मिलता है, और ये घेंघा रोग को रोकने में, घेंघा रोग को बचाने में हमें मदद करता है, ठीक है। ये विटामिन ए एक्चुअली में रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है, कमी से आपके पास रतौंधी, रतौंधी बीमारी जो है ये हो सकती है, आंख से संबंधित सारी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है ये। और जो विटामिन आपके पास विटामिन B12 है, ये साइनोकोबाल एमीन कहलाता है, इसका नाम होता है साइनोकोबाल एमीन, ठीक है। और इसमें जो है कोबाल्ट तथा आयरन की प्राप्ति होती है, आयरन, तो आयरन की कमी वाले व्यक्ति को विटामिन B12 का खुराक दिया जा सकता है, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर निकला सी, सी जो है इसका करेक्ट आंसर निकला, ठीक। आइए अब जरा करंट को देख लिया जाए एक बार। पेरिस पैरालंपिक 2024, इसमें से अगर देखा जाए तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, 29 पदक भारत ने जीते थे, ठीक है। 29, कितने पदक जीते थे, 29। इसमें से भी अगर देखा जाए टोटल, तो हिसाब किताब ये है, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। गोल्ड जो है, गोल्ड 7 गोल्ड, सिल्वर जो है 9, और जो ब्रॉन्ज है ये कुल मिला के 13, टोटल हो गए कितने, 29 पदक जीते गए थे पेरिस पैरालंपिक में। इसका आयोजन जो था 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हुआ, करेक्ट आंसर सी हो गया। 33 का करेक्ट आंसर क्या है, सी है, सी जो है 33 का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अभी हाल फिलहाल का न्यूज था कितनी कर दी है, 5 लाख रुपए कर दी है, सी करेक्ट आंसर। 34 का करेक्ट आंसर सी है, कितनी कर दी, 5 लाख रुपए कर दिया है, ठीक, 5 लाख जो है वो कर दिया है, करेक्ट आंसर ये हो गया। आइए उसके बाद, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह किस देश में किया जाएगा? तो इसका निर्णय निकला है यूएई, कहां होगा, यूएई में किया जाएगा, ठीक है। 35 का करेक्ट आंसर सी हो गया, यूएई में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोगमुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया? 2030 तक। ये खुरपका और मुंहपका जो रोग है ना, ये मुख्य रूप से जानवर में होता है, ध्यान दीजिएगा। और जानवर में क्या, जैसे गाय हो गई, बफेलो भैंस हो गई, ठीक है, आपके पास पिग हो गए, सुअर हो गए, ठीक, इन सब में होता है जहां उनके मुख में छाले पड़ जाते हैं और मुख से पानी गिरते रहता है। तो 2030 तक कहा गया था। ये भी ध्यान रखना है कि दोनों बीमारी जो होती है ये वायरस के कारण से होती है, वायरस, वायरस यानी विषाणु, विषाणु के कारण से होने वाली है। तो इस विषाणु का समूल नाश करने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने 2030 तक। तो 36 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला, बी, बी, ठीक है, ये वायरस से होता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 37, खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एनसीडीसी, एनसीडीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
कॉरपोरेशन, ये एक्चुअली में एजेंसी का पूरा नाम है। क्या? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एनसीडीसी का पूरा नाम है और इसके द्वारा लॉन्च किया गया नंदनी सहकार योजना है। इसके तहत जो है किसान को दूध जो है दुग्ध उत्पादन तथा विपणन, या विपणन का मतलब होता है बेचना, ठीक है, विपणन के लिए सहायता सरकार देगी, ऐसा इसमें इस कार्यक्रम में कहा गया है। सहायता सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ये एक्चुअली में कार्यक्रम में कहा गया। तो करेक्ट आंसर 37 का क्या आ गया? बी आ गया। बी जो है करेक्ट आंसर 37 का। आइए 38 पे, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? करेक्ट आंसर ए होगा, भारत के द्वारा की गई। ठीक है, भारत के द्वारा, 38 का ए। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। ठीक है, ये हिंदी साहित्यकार हैं, इनको जो है विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, करेक्ट आंसर 39 का निकला ए। और सबसे अंत में कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ अर्थशास्त्री नहीं कृषि अर्थशास्त्री का सम्मेलन जो हुआ 32वां, वो एक्चुअली में नई दिल्ली में संपन्न किया गया। नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ। तो 40 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला? ए निकला। 40 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? ए है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कशन जो है ये जीएस का कंप्लीट हुआ। मैथ के सर जो है मैथ का क्वेश्चन आपका करवाएंगे, 1 सेकंड आपको वेट करना होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए देखेंगे मैथ्स के प्रश्नों को। पहला प्रश्न बोला गया है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दो, ये कल भी प्रश्न था इस टाइप का, तो वह अपनी संख्या का 3 गुना से 7 कम हो जाता है, तदनुसार वह संख्या क्या होगा? x मानिए कोई संख्या है, इसमें अगर 21 जोड़ोगे, इसी संख्या में 21 जोड़ोगे तो ये संख्या अपने आप का 3 गुना से 7 कम हो जाएगा। ये दोनों आपस में वही सेम संख्या बराबर हो जाएगा। अब बताओगे ये इधर घटेगा, 3x में से x जाएगा तो 2x होगा, और ये माइनस वाले 7 21 में जाके जुड़ जाएगा तो 28 होगा। तो x की मान कितना हो जाएगा बच्चे? 14 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते, सिंपल प्रश्न है। बोला गया 4 अंकों से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग यही है। वर्गमूल निकाल कर देख लोगे, ये पूर्ण वर्ग है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। देखो आओ इसमें बताते हैं। बोला गया है कि 2 बर्तनों की क्षमता 120 लीटर और 56 लीटर है। बोला गया उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों भरा तेल पूर्णतः मापा जा सकता है? अधिकतम से अधिकतम बताना है, मतलब HCF बताना है। तो बच्चे 120 और 56 लीटर में सबसे अधिक कॉमन क्या हो सकता है? तो सर जी 8 कॉमन हो सकता है। 15 8 120, 8 7 56, तो यही 8 लीटर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो 8 लीटर होगा, जो कि सभी को पूर्णतः मापा जा सकता है। एक बच्चे याद रखोगे कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को बोलते हैं 1000 सीसी। सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं सीसी। तो ये 8 लीटर आया हमारा आंसर। इसी में 1000 से गुना कर दोगे तो 8000 सीसी, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर बच्चे क्या होगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न देखेंगे। बोला गया किसके बराबर है? ये क्वेश्चन ही गलत है, इसमें कहीं ना कहीं एक्स वाई देना चाहिए था। अब ये किसके बराबर है? क्या लिखोगे इधर, और ये बराबर किसके बराबर होगा? गलत है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। बोला गया एक भिन्न का गणक और हर दोनों के साथ एक जोड़ा जाता है। गणक बोला जाता है ऊपर अंश को, और नीचे में हर होता है। मानिए एक्स और वाई, ये गणक में बोला गया है कि एक, और हर में भी एक जोड़ा गया तो ये 4 बन जाता है। इसको सही करोगे। और दूसरा में बोला गया है कि गणक और हर में एक घटाने पर ये 7 बनता है। तो एक्स बाय वाई दोनों में एक एक घटाओगे तो ये 7 बनता है। इसको सॉल्व करोगे, ये उधर जाएगा तो x प्लस वाई, एक्स प्लस 1 बराबर में 4y और प्लस में 4, ये इधर आ जाएगा तो x माइनस में 4y बराबर में 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा। ये पहला इक्वेशन बना। इधर से इक्वेशन देखते, ये इधर लेके जाओगे x माइनस 1 बराबर में 7y माइनस में 7, इधर लेके आओगे x माइनस 7y, और ये माइनस में क्या हो जाएगा? 6 होगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। बच्चे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के साथ कर दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस, इक्वेशन 2 क्या है? तो सर जी x माइनस 7y
-6 और ये क्या है, पल इक्वेशन एक लिखो, x - 4y बराबर में 3, ये कितना है x - 7y -6। पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3y हो जाएगा, ये 6 3 9 कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। y की मान बच्चे 3 आ गया, अगर y की मान 3 आया, यहाँ रखोगे 4 तिया 12, -12 बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर 15 हो जाएगा, 3 में 12 जोड़ेगा 15 हो जाएगा। बोला गया है तो प्रस्तुत भिन्न का गणक, गणक मतलब होता है अंश होता है, अंश कितना हो जाएगा, x की मान, मतलब x आया 15, x में ही क्या होता है, अंश होता है, नीचे हर, हमने इसी को अंश माना, इसको हर माना है, x की मान 15 आ गया। बोला गया है 1250 संतरे को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया, यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या का दुगनी संतरा मिले तो लड़कियों की संख्या कितना है। मानो गर्ल्स की संख्या x, तो प्रत्येक लड़की को जो संतरा मिलेगा लड़की की संख्या का दुगना, एक लड़की को 2x संतरा मिल रहा है तो टोटल लड़की कितना x, तो टोटल संतरा इतना, और इतना संतरा है कितना, तो 1250 है। इसको काटोगे 2 से तो ये हो जाएगा 625, तो x स्क्वायर की मान 625, तो x की मान 25, मतलब लड़कियों की संख्या कितना है बच्चे, तो 25 है, और प्रत्येक लड़की को कितना मिलेगा, तो 50-50 संतरा मिलेगा, 25 गुना 50 करोगे 1250 आ जाएगा। चलिए इसको देखेंगे, बोला गया किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ता मतलब कॉपर और जिंक का अनुपात दिया गया है 5:2 है। बोला गया है मिश्र धातु में 17 किलोग्राम 500 ग्राम मतलब 17.5 किलोग्राम में अगर इतना किलोग्राम मिश्र धातु है, इसको ग्राम बना दो, मतलब 17 केजी और 500 ग्राम है तो आप इसको 1750 ग्राम बना दो टोटल मिश्र धातु। अब बोला गया इस मिश्र धातु में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दो, इसको भी ग्राम बना दोगे तो ये 1250 ग्राम जस्ता मिला दिया गया। तो बोला गया मिश्र धातु में तांबे और जस्ता का अनुपात बताओ, यहां से टोटल बताओगे मिश्र धातु कितना होगा, 5 और 2 7 यूनिट होगा, और यहां से कितना है तो 17,500 ग्राम है, तो एक की मान कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 7 5 35, इतना ग्राम हो गया, तो कितना हो गया 2500 ग्राम हो गया एक की मान। तो बताओगे 5 की मान कितना होगा, तब 5 25, इतना ग्राम हो गया, 2 के मान 25 दूनी 50, इतना ग्राम हो गया। बोला गया जिंक को मिलाया गया, किसको मिलाया गया, जस्ता, जस्ता मतलब क्या होता है जिंक, जिंक को मिलाया, कितना जिंक को मिलाया गया 1250 ग्राम को, तो 1250 ग्राम मिला दोगे तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 5 2 6, और इधर से कितना आया 1200। अब यही दोनों का अनुपात पूछा, ये दोनों को काट दोगे, ये 0 से 0 कटेगा, ये हो गया। अब इसी को सुनोगे, इसका ये डबल करोगे तो ये आ जाएगा, 2 से कटेगा ये 1 हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 2:1। अगर जस्ता में मतलब जिंक में अगर 1250 ग्राम मिला दोगे तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये आया, दोनों का अनुपात निकाल दिया गया। अब ये देखोगे लास्ट प्रश्न आपका जो है मैथ्स का, बोला गया 53 रुपया एबीसी में इस तरह का बांटा जाता है कि ए को 7 रुपया अधिक मिलता है, किससे, तो बी से, और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है। ए बी सी, बच्चे सी को अगर x दोगे तो बी को 8 रुपया अधिक मिलता है सी से, तो x + 8 हो जाएगा। अब बोला जाता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है, बी को अगर x + 8 है, इससे 7 रुपया अधिक मिलेगा तो x + 15 मिलेगा। ठीक है, ये आपकी अनुपात हो गया। मेरे प्यारे बच्चों सभी को जोड़ दोगे तो 3x और 8 और 15, 8 और 15 कितना होता है, तो 23 होता है। टोटल योगफल हमारे पास इतना रुपया आया, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो 53 है, तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 0 30 हो जाएगा, तो x की मान कितना होगा 10। x की मान अगर 10 हुआ तो यहां रखोगे ये 10 को, तो a की मान आ जाएगा 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा 18, यहां रखोगे 10, आपका आंसर क्या आ जाएगा 25:18:10, आंसर क्या हो जाएगा ये। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है।